घनश्याम जी, एक बात सब समझ नहीं पा रहे हैं, 2010 से लेकर 2023 में क्या बदला? क्योंकि ओबीसी को शामिल नहीं किया गया, इस मुद्दे पर आपके लोगों ने बिल तक फाड़ा है, आप लोगों ने नाराजगी जाहिर की, आपके डर से कि कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी, कांग्रेस भी लोकसभा में हट गई इसको बिल को लाने से। क्या बदला कि आप सब बीते दिन, वही डेटा जो मैं दिखा रही हूं महिला वोटर्स का, वही वजह है ना जिसका आप लोगों ने भी, डिंपल यादव ने भी, तमाम पार्टियों ने एकजुट होकर ओबीसी वाला एंगल नहीं होने के बावजूद इस बिल के पक्ष में वोट किया। नमस्कार अंजना जी, आपको, मेरे को, पैनलिस्ट को, दर्शकों को। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। जैसे लोहिया जी कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, हमारे देश की बेटियां 5 साल इंतजार नहीं करेंगी। जो नई सरकार बनेगी ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस अमृत काल का बिल अनंत काल में फेंक दिया है उसे वर्तमान काल में इसमें प्रस्तुत किया जाए और देश की बेटियों को उसका अधिकार मिले। दूसरी बात कि 2010 में जो हमारा स्टैंड था, जो लोहिया जी का भी स्टैंड था, कि इस बिल के अनुसार कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। देश की उन बेटियों को जो पिछड़ी जातियों से आती हैं, कमजोर वर्ग से आती हैं, दलित वर्ग से आती हैं, उनको अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे पीछे शायद वही खड़ी हैं। तो ये जो हमारा स्टैंड है, आज एनडीए के जो घटक दल हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल जी ने भाषण दिया हो, चाहे चिराग पासवान ने भाषण दिया हो, या मैं स्वागत करूंगा कांग्रेस पार्टी का जिसने कि अपना स्टैंड चेंज किया, उन्होंने माना कि उनसे 2010 में गलती हुई थी। तो ये भी दूसरी बात है कि देश में माहौल बन रहा है, ये सबको समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो 2010 था या 2023 था या 2034 या वो अनंत काल जिसमें महिला सशक्तिकरण और महिला के प्रतिनिधित्व को भारतीय जनता पार्टी ने फेंक दिया है, उस अनंत काल में भी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और दलितों को भागीदारी नहीं देना चाहती। इसीलिए उस अनंत काल के बिल में भी उसने इसका प्रावधान नहीं किया, जबकि उनके अपने सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य कहते रहे। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है या हमारे दल से जिन महिलाओं ने चुनाव लड़ा उसका सवाल है, उस आलोचना का मैं स्वागत करता हूं। कोई भी मीडिया से या कोई भी निष्पक्ष आलोचना करता है कि हमारे दल ने उतने महिला उम्मीदवार नहीं दिए, तो वो आलोचना जायज आलोचना है और हम उम्मीद करेंगे कि हम इस आलोचना से बाहर निकल करके नए उम्मीदवार प्रस्तुत करें। संजय जी, एक पहेली है जो अब आपको समझाना है। मतलब 543 सीटें हैं जिसमें एससी एसटी के लिए आरक्षित है सीटें, बाबा साहब ने इसके लिए प्रावधान किया। वहां पर ओबीसी की मांग इन किसी के मुंह से नहीं सुनाई देती है मुझे कि ओबीसी आरक्षण वहां पर हो 543 में। लेकिन जब महिला आरक्षण की बात हो रही है तो उसमें सब ओबीसी आरक्षण की मांग रख रहे हैं। ऐसा पिछली बार कहते हुए इनके 2 सांसदों ने बिल भी फाड़ा था। एक तो इसकी वजह समझाइए कि महिला आरक्षण में ही ओबीसी रिजर्वेशन की मांग क्यों, फिर 543 में कीजिए, या परिसीमन के बाद जितनी सीटें होती है उसमें भी ओबीसी के लिए आरक्षण कीजिए। दूसरी बात, अब जो हम देख रहे हैं ये आपको कब होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि अगर वाकई 31 के सेंसस की बात है तब तो ये बहुत सालों के लिए लटक गया, जबकि गृह मंत्री ने और खासतौर पर बीजेपी अध्यक्ष ने सदन में कहा है कि 29 में लागू करेंगे। दोनों का जवाब देखिए अंजना जी, कानूनी जो प्रावधान है वो बिल्कुल सही है। उसमें यह कहा जा रहा है कि 2026 तक डिलिमिटेशन पर रोक है और 2026 के बाद जब डिलिमिटेशन होगा वो 2031 के जो सेंसस है उनके आंकड़ों के सहारे होगा। तो अगर उस प्रावधान के हिसाब से चला जाएगा तो 31 में सेंसस होगा, सेंसस के आंकड़े 2-3 साल के बाद आते हैं और उन आंकड़ों के का सहारा लेकर डिलिमिटेशन होगा जिसमें 2-3 साल और लग जाएंगे। तो अगर अभी का जो कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से चलें तो मुझे लगता नहीं है कि 2034 तक के लोकसभा चुनाव में भी महिला आरक्षण बिल को लागू किया जा सकता है। उसकी संभावना दिखाई नहीं देती। हो सकता है कि आप प्रावधान को बदलें और कहें कि 2031 के सेंसस की आवश्यकता नहीं होगी, हम 2021 के सेंसस के आंकड़ों के आधार पर ही 2026 का डिलिमिटेशन करेंगे। अगर ऐसा किया गया तो शायद 2029 के लोकसभा में लागू किया जा सकता है, लेकिन अर्लीस्ट 2029 जिसकी संभावना कम दिखती है, मुझे लगता है प्रावधान बदले ना, और हो सकता है बदला जाए। अब दूसरी, आपका जो दूसरा सवाल कि अभी जो 543 सीटें हैं इनमें कभी भी ओबीसी रिजर्वेशन की मांग नहीं हुई, लेकिन जब महिला आरक्षण की बात हो रही है तब यह मुद्दा उठ के क्यों आता है? ये अंदेशा है। अंदेशा किस बात का है? अभी का जो लोकसभा का जो प्रोफाइल है, जो जिस तरह के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जीत के आते हैं, चाहे लोकसभा में हो विधानसभा में हो, तो इस बात का की अंदेशा नहीं, और प्रोफाइल हम सबके सामने है, पॉलिटिकल लीडर्स के सामने है, और उसमें यह दिखाई पड़ता है कि तमाम ओबीसी के लोग भी जीत करके आ रहे हैं टिकट पे। बीजेपी बार बार ये कह रही है कि हमारे 82 सांसद, 82 सांसद जो है वो 29%, हाँ 82 सांसद जो है ओबीसी जाति से हैं। तो चाहे विधानसभाओं को देखें, लोकसभा को देखें, इसमें महिला पुरुषों में तो दिखाई पड़ता है कि ओबीसी सांसद हैं,
लेकिन अगर आप जो महिला रिप्रेजेंटेशन है, आज 78 महिलाएं संसद में हैं, और अगर उनके प्रोफाइल को देखा जाता है तो उसमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि तमाम बड़ी संख्या में महिलाएं अपर कास्ट से हैं, जिनके लिए तो इस बात का अंदेशा किया जा रहा है कि जब महिला आरक्षण बिल लागू होगा तो जो अपर कास्ट की महिलाएं हैं उनको, या जो अपर कास्ट अपर क्लास जो भी कह लीजिए, तो उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में बहुत बढ़ जाएगा। और एससी और एसटी को तो मिलेगा ही, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी प्रावधान है, एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन है, उनकी महिलाएं तो जीत के आएंगी। लेकिन जो सबसे अलग रह जाएंगी वो है ओबीसी महिलाएं, क्योंकि लेकिन इसका क्या बहुत आसान तरीका नहीं है कि पार्टियां ओबीसी महिलाओं को टिकट दे दे? बिल्कुल आसान तरीका है। आसान तरीका तो यह भी होता कि अगर आप आरक्षण न भी देते, अगर पार्टियां पहल करती, पार्टियां ही अगर टिकट देने की शुरुआत करती महिलाओं को, तो स्वतः महिला पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ता। आपने जो बात कही, अगर पार्टियां ये करनी शुरू कर दें कि 33% में कम से कम वो 50% ओबीसी महिलाओं को देंगे, अपने आप जीत के आएंगी। ठीक है सुनीता जी, अब आपके पास आते हुए आपने तमाम लोगों को सुना और एक न्यूट्रल एनालिस्ट भी हमने इसीलिए रखा है, वो भी ये कह रहे हैं कि जब उसमें लिखा ही हुआ है 2031 का सेंसस, ये तो फिर बहुत आगे पुश हो रहा है ना, फिर ये 29 का दावा कैसे कोई विश्वास करेगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो है, आप लोगों को ने सुना होगा राज्यसभा में जिस तरह से ये बात कही है, तो उसके कोई मायने हैं। एक जो भी बात जो है वो लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर कही जाती है, तो वो एक रिकॉर्ड हो जाता है, उसको वो परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है। तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि जिस हिसाब से उन्होंने कहा है, तो वो जो भी इसमें प्रावधान होंगे उसके हिसाब से 2029 के अंदर जो है इसको लागू होना चाहिए। और जहां तक बात आप ओबीसी की कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि जब 3 ही कैटेगरी जो हैं अभी राइट नाउ लोकसभा के अंदर जो है वो आती हैं, या तो सामान्य कैटेगरी या एससी और एसटी कैटेगरी, तो ओबीसी का जब प्रावधान जो है अभी नहीं है, इसमें नहीं है, तो उसके लिए ये कहना कि जो महिला रिजर्वेशन बिल है उसके अंदर ये क्यों नहीं लाया गया, तो ये एकदम से बेमानी सवाल है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो है उनसे एक बार ये सवाल पूछना चाहती हूं कि 2004 के अंदर यूपीए का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, उसके अंदर उन्होंने ये बात रखी थी कि हम लोग जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आएंगे। उसके बाद 2008 के अंदर जो है वो पहली बार टेबल हुआ राज्यसभा के अंदर, और वहां से फिर वो स्टैंडिंग कमेटी के पास चला गया, और उसके बाद 2010 में उस स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जो है वो राज्यसभा में आती है, और वहां पर राज्यसभा में आने के बाद 2010 के अंदर उस रिपोर्ट के आधार के ऊपर उसमें जो भी उन्होंने सजेशंस दी थी उसके वहां पर वो पास हो जाता है। और उसमें आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था उस समय में, और उसके बाद आप ये देखिए कि 2010 से लेकर 2014 तक लोकसभा में वो टेबल क्यों नहीं किया गया, लोकसभा में वो कंसिडरेशन के लिए क्यों नहीं रखा गया? क्या उनको उस समय में ये बात इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने, उनके जो दूसरे जो घटक दल थे उन लोगों ने जैसे प्रतियां फाड़ी, जिस तरह के परकटी वगैरह के जिस तरह के लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए महिलाओं को लेकर, लेकिन क्या उनको ये विश्वास नहीं था कि राज्यसभा के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी ने इनको समर्थन किया है तो लोकसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी भी उनको समर्थन करेगी, तो वहां पर वो पास हो सकता है? तो क्या उनकी नियत में खोट था? 2010 से लेकर 2014 तक जो है वो लोकसभा के अंदर क्यों नहीं लाया गया? मैं केवल और केवल इस सवाल का जवाब चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि 2014 के अंदर जब जो है वो लोकसभा भंग हुई तो उसके साथ साथ ही वो जो बिल है जो वहां पर कम्युनिकेट तो किया गया लेकिन डिस्कशन के लिए नहीं रखा गया, तो वो भी लैप्स हो गया।